हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टेट बोर्ड क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10 से हैलोजन व्युत्पन्न या हैलोजन डेरिवेटिव। यहाँ से आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट स्टार्ट हो चुका है और आगे जो भी है 17 तक पूरा ऑर्गेनिक ही चलेगा। अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या हिंदी में इसको कहते हैं कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन, इसमें दो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। एक आपका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता है जिसको शॉर्ट में हम जीओसी कहते हैं, और दूसरा आता है रिएक्शन मैकेनिज्म। इसको कहते हैं अभिक्रिया की क्रियाविधि। अभिक्रिया की क्रियाविधि, ये दो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। अगर अपन जीओसी की बात करें तो इसमें हम जनरल बातें करते हैं, बेसिक्स पढ़ते हैं। इसमें हमारे सब्जेक्ट के जो बेसिक्स हैं वो चलते हैं, और रिएक्शन मैकेनिज्म इज द बैकबोन ऑफ दिस सब्जेक्ट। ये इस सब्जेक्ट का बैकबोन है। इसमें हम अभिक्रियाओं की क्रियाविधि के बारे में स्टडी करेंगे। इट्स लाइक लर्निंग ए लैंग्वेज। ये एक लैंग्वेज सीखने की तरह है। जैसे लैंग्वेज हम सीखते हैं तो वोकैबुलरीज और ग्रामर दो इंपॉर्टेंट पार्ट है, वैसे यहाँ पर जो रिएक्शंस है वो वोकैबुलरीज की तरह है और क्रियाविधि उसकी ग्रामर की तरह। तो बिना इस पार्ट को पढ़े हम आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे स्टेट बोर्ड के बच्चों के दिमाग में एक बात होती है कि भाई हम तो स्टेट बोर्ड के हैं, हमें सीधा सीधा रिएक्शन बताओ आप कि भाई हमने कोई ए लिया और हम उत्पाद बी बना रहे हैं, ये अभिकारक है और ये हमें क्या मिल गया, उत्पाद मिल गया। तो हमें बीच में क्या हो रहा है इससे कोई लेना देना नहीं है, मतलब इस क्रियाविधि वाले पार्ट से हमारा कोई लेना देना नहीं है। बट ये गलत है। अगर हम किसी भी रिएक्शन की क्रियाविधि जान लेंगे, उसका मैकेनिज्म जान लेंगे, तो हमारे लिए इसी चीज को पढ़ना बहुत ही क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अदरवाइज आप बार बार इन रिएक्शंस को रटेंगे, बार बार भूलेंगे। तो वो स्टूडेंट जो ऐसा सोचते हैं कि हमारे लिए मैकेनिज्म जरूरी नहीं है या क्रियाविधि जरूरी नहीं है, वो इसे यूं समझें जैसे सपोज करो हमने गाड़ी चलाना सीखा, गाड़ी ड्राइव करना सीखा और हम लॉन्ग ड्राइव पर चले गए। अब आगे जाकर हमारी गाड़ी खराब हो गई, कार खराब हो गई। अब क्या करें, माथा पकड़ कर बैठ गए। थोड़ी देर बाद हम कॉल करेंगे किसी को और हम देखेंगे कि थोड़ी देर बाद एक मैला कुचैला सा आदमी आ रहा है और उसे हम कहते हैं मैकेनिक। मैकेनिक क्यों? क्योंकि वो उस कार की मैकेनिज्म को जानता है। ही नो द मैकेनिज्म ऑफ कार। वो जानता है कि कहाँ उसमें फ्यूल टैंक है, कहाँ पर एयर मिक्स होगी, किधर जाएगी, किधर वाटर टैंक है, किस तरह से उसको रिपेयरिंग करना है। वो थोड़ी देर करेगा, इंजन में कुछ और फिर चाबियां भी 2-4 बार आप देखते हो लगाएगा, कार को घूंघा करवाएगा और उसके बाद ओके करके चला जाएगा। ये एडवांटेज है मैकेनिज्म जानने का। हमने सिर्फ कार ड्राइव करना सीखा, अगर हमने उसका मैकेनिज्म भी जान लिया होता तो हम उसे आगे बढ़ा सकते थे। तो अगर हम जिस तरह से डेली लाइफ में देखते हैं कि अगर हम छोटी छोटी चीजों का मैकेनिज्म जानते हैं, उनकी क्रियाविधि को जानते हैं, तो हम अपने कामों को आसान बना लेते हैं। वैसे ही अगर हम इन रिएक्शंस की मैकेनिज्म को भी अगर जानेंगे, इनकी क्रियाविधि को भी अगर हम जानेंगे, तो एग्जाम में अगर हम भूल भी गए तो हमें दिक्कत नहीं होगी। अगर आप उत्पाद को भूल गए कि भाई आपने जो उत्पाद बनाना है वो क्या बनाना है, अगर आप भूल गए, लेकिन अगर आपको मैकेनिज्म याद है, उसकी क्रियाविधि याद है, तो आप उस रिएक्शन को आगे बढ़ा लेंगे, आपका ब्रेकडाउन नहीं होगा। ठीक है, तो रिएक्शन मैकेनिज्म या अभिक्रिया की जो क्रियाविधि है वो पढ़ना बहुत ही जरूरी है। अब सबसे पहले क्रियाविधि में हम ये जाने कि हमारे पास कितने प्रकार की रिएक्शंस हैं, कितने प्रकार की अभिक्रियाएं हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे थोड़ा सा टाइप ऑफ रिएक्शन, फिर हम धीरे धीरे इसी चैप्टर पर आएंगे हैलोजन व्युत्पन्न पर। ठीक है, ये हमारा पहला चैप्टर है। तो सबसे पहले इसमें अभिक्रियाओं के प्रकार। अभिक्रियाओं के प्रकार में हमारे पास सबसे पहले है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया।
इसके बाद हमारे पास है योगात्मक अभिक्रिया, उसके बाद आप लिख सकते हैं विलोपन अभिक्रिया और पुनर्विन्यास अभिक्रिया। प्रतिस्थापन को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन, योगात्मक एडिशन, विलोपन एलिमिनेशन, रीअरेंजमेंट। ये हमारे पास अलग अलग प्रकार की अभिक्रिया है। इसके अलावा और भी बहुत सारी अभिक्रियाएं होती हैं, जैसे आइसोमेराइजेशन है, अपचेन है, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। बट मेन ये रिएक्शन है कि भी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया और पुनर्विन्यास। थोड़ा सा हम इनके बारे में समझ लें कि आखिर ये होता क्या है। देखो बच्चों, जब स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो वो पहले नामकरण पढ़ते हैं, उसके बाद वो इनके बनाने की विधियां पढ़ते हैं और फिर वो इनके रासायनिक अभिक्रिया वाले पार्ट पर आते हैं। मैं आपको रासायनिक अभिक्रिया वाला पार्ट पहले पढ़ा रही हूँ, क्योंकि नामकरण में आपको सारा एक साथ पढ़ा चुकी हूँ। हमारे पास जितनी भी क्रियात्मक समूह है उन सारे क्रियात्मक समूह का नामकरण आप एक साथ पढ़ चुके हैं। अब हम लेने जाएंगे, पहले हम पढ़ेंगे इनका अभिक्रियाओं के प्रकार। ये क्लास मैं टोटली हिंदी में ले रही हूँ, सो अगर कहीं पर भी हिंदी में इधर उधर कुछ हो जाए तो प्लीज आप थोड़ा मैनेज कर लेना। इसमें हम बिल्कुल भी मैं इंग्लिश का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। तो सबसे पहले अगर हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया को देखें, आप इसे एक डेली लाइफ के एग्जांपल से यूं समझें। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है? कोई एक ग्रुप अगर किसी दूसरे को प्रतिस्थापित कर दे या रिप्लेस कर दे तो वो कहलाता है प्रतिस्थापन। जैसे मान लो मैं क्लास ले रही हूँ, मेरा क्लासरूम जो है वो बच्चों से पूरा भरा हुआ है, जितना चेयर है उतने ही क्या है, स्टूडेंट्स हैं। मतलब क्लासरूम फुल्ली सैचुरेटेड है या पूरी तरह से संतृप्त है। संतृप्त का मतलब है कि कोई भी जगह का खाली ना होना, ठीक है। अब अगर मान लो कोई नया स्टूडेंट आता है तो वो देख रहा है कि क्लास में बिल्कुल जगह नहीं है, तो वो क्या करेगा? या तो वो किसी कमजोर से बच्चे को खड़ा कर दे और उसकी जगह खुद बैठ जाए, या एक तरीका होता है कि कोई दुर्बल बच्चा या जो बहुत ही वीक टाइप का है वो उसको देखते ही जगह दे दे, खड़ा हो जाए, तो वो उसकी जगह पर क्या हो सकता है, बैठ सकता है। तो आने वाले पार्टिकल ने या जो बच्चा आ रहा है, स्टूडेंट आ रहा है, उसने पहले से किसी जो एक बैठा है उसको क्या कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया। तो ये कहलाएगा प्रतिस्थापन। क्या कहलाएगा? प्रतिस्थापन। या आप इसको यूं भी समझ सकते हैं, जैसे आप लोग मैच वगैरह देखते हैं, क्रिकेट मैच होता है, फुटबॉल मैच है, हॉकी मैच है, तो कई बार ऐसा होता है कि हम मैच देख रहे होते हैं, अचानक से किसी प्लेयर को चोट लग जाती है या अचानक से कोई प्लेयर आउट हो गया, तो वहां पर एक आदमी वो जो सीटी बजाता रहता है, खड़ा रहता है, उसके हाथ में अचानक से एक वो तख्ती लेता है और उसको यूं यूं दिखाता है। उसके एक तरफ सपोज करो 9 नंबर लिखा हुआ है और एक तरफ सपोज करो कोई 15 नंबर लिखा हुआ है, दोनों तरफ इस तरह से लिखा हुआ है। तो उसका मतलब होता है कि जो 9 वाला है वो तब बाहर जाएगा और जो 15 वाला है वो क्या होगा, अंदर आएगा। यानी कि इस 15 नंबर वाले ने 9 नंबर वाले को रिप्लेस कर दिया या प्रतिस्थापित कर दिया। तो ये तो क्या हो गया, आउट, और ये क्या हो जाएगा, इन। ये अंदर आएगा और वो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। एक चीज यहाँ से हम और भी समझें कि जैसे मान लो कोई हॉकी प्लेयर है या अगर फुटबॉल प्लेयर है, तो फुटबॉल प्लेयर अगर बाहर निकल रहा है तो जो नया आने वाला प्लेयर होगा वो भी क्या होगा, फुटबॉल प्लेयर होगा। या अगर हॉकी चल रहा है तो हॉकी प्लेयर ही अंदर आएगा। कभी ऐसा होता है क्या कि चलो ठीक है, अगर ये आउट हो गया तो इसकी जगह सचिन तेंदुलकर को भेज दें या धोनी को भेज दें क्योंकि ये बहुत चौके छक्के मारते हैं? नो, जिस नेचर का ग्रुप बाहर निकलेगा उसी नेचर का ग्रुप अंदर एंटर करेगा। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। अगर हम अभिक्रियाओं की बात करें तो जहां एक ग्रुप किसी दूसरे को प्रतिस्थापित कर दे वो अभिक्रियाएं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाएंगी। जैसे मान लो मेरे पास Cl माइनस है, क्या है मेरे पास, Cl माइनस है, तो अगर Cl माइनस बाहर गया तो OH माइनस आ सकता है, या अगर OH माइनस बाहर गया तो Cl माइनस आ सकता है। ऐसा नहीं होगा कि आपने OH माइनस को तो बाहर निकाला और Na प्लस को एंट्री दे दी, नहीं। और ना ही ऐसा हुआ कि Na प्लस तो बाहर निकला और OH माइनस आ गया, ऐसा नहीं होगा। यानी कि जो जिस नेचर का ग्रुप है वो अपने ही जैसे या सेम नेचर वाले को ही प्रतिस्थापित कर सकता है। नेचर मतलब प्रकृति, उसको प्रतिस्थापित कर सकता है।
तो ये प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं का मतलब है। योगात्मक अभिक्रिया, देखो योगात्मक का मतलब क्या होता है? योग का मतलब होता है जुड़ना। जैसे मान लो क्लासरूम है और इसमें पीछे की कोई एक बेंच खाली पड़ी है, पीछे की एक रो क्या है? खाली है। अब अगर मान लो कोई स्टूडेंट नया आता है तो वो पीछे वाली बेंच पर जाकर बैठ सकता है, यानी कि क्लासरूम में उसका क्या हो गया? योग हो गया या एडिशन हो गया। तो एडिशन रिएक्शंस, अगर हम यौगिकों की बात करें तो एडिशन रिएक्शंस जो होती हैं वो कहाँ पर होती हैं? ये उन यौगिकों में होती हैं जहाँ यौगिकों में असंतृप्तता होती है। जैसे क्लासरूम था, क्लासरूम पूरी तरह से संतृप्त नहीं था, क्लासरूम में क्या थी? जगह थी, तो नया आने वाला स्टूडेंट वहां पर जुड़ गया। इसी तरह से अगर हम यौगिकों की बात करें तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, इन यौगिकों को कहते हैं असंतृप्त यौगिक। इन्हें हम क्या कहते हैं? असंतृप्त यौगिक कहते हैं। असंतृप्त मतलब इनमें डबल मल्टीपल बॉन्ड होते हैं या बहुबंध होते हैं। अब अगर कोई भी ग्रुप आता है या कोई भी समूह आता है तो ये पाई बॉन्ड्स टूट जाएंगे और ये ग्रुप इनमें क्या होंगे? आकर ऐड हो जाएंगे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो योगात्मक अभिक्रियाएं होती हैं वो असंतृप्त यौगिकों में होती हैं। किस में होती हैं? असंतृप्त यौगिकों में होती हैं। अगर हम एल्केन की बात करें तो एल्केन में आप देखते हो कि जितने भी बंध होते हैं बच्चों, वो सारे के सारे सिंगल बंध होते हैं। क्या होते हैं? सिंगल बंध। अगर कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, CH4 की फॉर्म में है, तो यहाँ पर ये जो सिंगल बंध है, अब अगर आप, ये यौगिक संतृप्त कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? संतृप्त। अगर आप चाहो कि हम किसी ग्रुप को लाएं और लाकर इसमें ऐड कर दें, इसमें जोड़ दें, तो ये संभव नहीं है। तो यहां से हमें एक बात समझ में आ गई कि योगात्मक अभिक्रियाओं का मतलब है जहां कोई ग्रुप आकर जुड़ेगा और ये वहां जुड़ेगा जहां यौगिक में असंतृप्तता होगी। क्या होगी? असंतृप्तता। प्रतिस्थापन कब होगा? जब क्लासरूम पूरी तरह से संतृप्त था। मतलब यौगिक अगर संतृप्त है तो वहां पर क्या होंगी? प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होंगी। विलोपन अभिक्रिया, विलोपन का मतलब क्या होता है? विलोपन का मतलब होता है विलोपित कर देना, मतलब एलिमिनेट कर देना। जैसे मान लो क्लासरूम में कोई बच्चा बहुत बदमाशी कर रहा है, बहुत नॉटी टाइप का है, और मैंने गुस्से में उसको क्लास से बाहर निकाल दिया। मैंने उसे कह दिया गेट आउट, बाहर जाओ क्लास से। तो मैंने उसे एलिमिनेट कर दिया, मतलब ये क्या हो गया? विलोपन हो गया। अगर हम यौगिकों की बात करें, किसकी बात करें? यौगिकों की बात करें, तो अगर उसमें हम किसी ग्रुप को कंप्लीटली बाहर निकाल दें, जैसे मान लो ये हमारे पास कार्बन कार्बन है, यहाँ पर कोई समूह लगा हुआ है, तो अगर हम इस समूह को पूरा ही बाहर निकाल दें तो ये कहलाएंगी वो विलोपन अभिक्रिया। इसकी जगह कोई एंटर नहीं कर रहा है, कोई आ नहीं रहा है, तो यहाँ पर अगर इन ग्रुप्स को कंप्लीटली बाहर निकाल दिया जाए तो ये अभिक्रियाएं कहलाएंगी विलोपन अभिक्रिया। अब जैसे मान लो एक क्लासरूम है, अगर इसमें बच्चे होंगे तो उसी को तो हम बाहर निकालेंगे ना। तो विलोपन अभिक्रियाएं जो होंगी वो भी किस में होंगी? संतृप्त यौगिकों में होंगी। मतलब जहां पर यौगिक में क्या है? संतृप्तता है। ठीक है। पुनर्विन्यास, पुनर्विन्यास का मतलब देखो क्या होता है? रीअरेंजमेंट, इसको इंग्लिश में कहते हैं रीअरेंजमेंट। रीअरेंज होने का मतलब क्या है? जैसे मान लो दिवाली आती है, अपन दिवाली पे सफाई करते हैं, तो अपन थोड़ा सा रूम का अरेंजमेंट चेंज करते हैं। जैसे मान लो लंबे टाइम से टीवी इधर है तो हम उसकी डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। दिवाली के बाद विंटर आती है, सर्दी आती है, तो अभी तक जो हमारी टेबल चेयर खिड़की के पास हुआ करती थी, अब हम कोना ढूंढेंगे और कोने में शिफ्ट कर देंगे। हमारा बेड जो विंडो के पास था, हम कोने में शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? अरेंजमेंट बदल रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? चीजों को इधर उधर व्यवस्थित कर रहे हैं। हमने बाहर से कोई चीज अंदर नहीं लाई और ना ही अंदर से बाहर निकाली, बस उसी रूम में जो चीजें थी उनका अरेंजमेंट चेंज कर दिया, उनको पुनर्विन्यासित कर दिया। तो ये कहलाता है पुनर्विन्यास। अगर हम यौगिकों की बात करें, सब्जेक्ट की बात करें, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो यौगिक है उसमें इधर का ग्रुप इधर चला जाएगा और इधर वाला इधर आ जाएगा। तो ये कहलाता है पुनर्विन्यासित होना, या ये अभिक्रियाएं कहलाएंगी पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं। अगर अपन इन अभिक्रियाओं के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं तो जब हम बनाने की विधियां पढ़ेंगे तो हमें वो विधियां रटनी नहीं पड़ेंगी। अगर हम पहले ही बनाने की विधियां पढ़ेंगे तो हमें सारी रिएक्शंस रटनी पड़ेंगी। हमें नहीं पता कि योगात्मक अभिक्रिया का क्या मतलब है, हम सीधा कहेंगे हम इसमें इसका योग कर रहे हैं। तो स्टेट बोर्ड के बच्चे जो है वो जनरली चीजों को रटते ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उनको पढ़ाया इस तरह से जाता है कि आप इनको रट लो। नहीं, हमें रटना नहीं है, हमें पहले इन चीजों को थोड़ा सा समझना है और उसके बाद उन्हें
लर्न करना है। अगर आप किसी चीज को समझकर लर्न करते हैं तो वो चीज आपके लिए आसान हो जाती है और आपका उसमें इंटरेस्ट भी आता है। तो ये अपन ने देखा कि हमारे पास प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं, योगात्मक, विलोपन और पुनर्विन्यास। अब हम सबसे पहले लेते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया को। किसको ले रहे हैं? प्रतिस्थापन को। तो हमने देखा प्रतिस्थापन का मतलब क्या है। प्रतिस्थापन का मतलब है कि कोई एक ग्रुप अगर दूसरे से प्रतिस्थापित हो जाए, कोई एक ग्रुप अंदर आएगा और कोई एक ग्रुप क्या होगा? बाहर जाएगा। अब प्रतिस्थापन में क्या होता है कि इसको हम थोड़ा सा इधर लिख लें, इधर दिखाई नहीं देगा। प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रतिस्थापन में एक होता है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, एक होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, एक होता है मुक्त मूलक प्रतिस्थापन। देखो, अगर मान लो हमने कोई अभिकारक लिया, क्या लिया हमने? अभिकारक लिया और उसमें हम अभिकर्मक डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं? अभिकर्मक। अभिकारक इसको कहते हैं सबस्ट्रेट और अभिकर्मक इसको कहते हैं रिएजेंट। इसको क्या कहते हैं? और रिएजेंट, ठीक है। और ये मिलकर बना देते हैं उत्पाद। क्या बना देते हैं? उत्पाद या प्रोडक्ट बना देते हैं, ठीक है। हमने अभिकारक लिया और उसमें हमने अभिकर्मक डाला। ये जो अभिकर्मक होते हैं, रिएजेंट्स होते हैं, ये आवेशित स्पीसीज होती है, मतलब चार्ज स्पीसीज होती है, इन पर चार्ज होता है। तो अगर चार्ज स्पीसीज अगर आप लेकर चलते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन स्नेही, नाभिक स्नेही, न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल, ये चार स्पीसीज जो होती हैं वो आकर इस अभिकारक पर अटैक करती हैं और इसमें अभिक्रिया या यूं कहो कि तोड़ फोड़ के लिए जिम्मेदार होती हैं। पुराने बॉन्ड्स का टूटना, नए बॉन्ड्स का बनना, इनकी शुरुआत यही रिएजेंट्स करते हैं। ये रिएजेंट वहां अटैक करेगा यौगिक में जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी वो इम्बैलेंस रूप में होगी या असंतुलित रूप में होगी। जैसे सपोज करो हमने ए और एक टाइप का कोई यौगिक लिया, मतलब इसमें जो दोनों एलिमेंट्स हैं, जो तत्व हैं, उनकी विद्युत ऋणता समान है। तो यहाँ पर क्या होगा? जो भी इलेक्ट्रॉन घनत्व होगा वो बीचों बीच में रहेगा। अगर इलेक्ट्रॉन घनत्व बीचों बीच में रहेगा तो इस यौगिक में किसी भी प्रकार की कोई ध्रुवीयता नहीं रहेगी और उस केस में ये रिएजेंट्स इस बॉन्ड पर आकर अटैक नहीं करेंगे। ये रिएजेंट या ये अभिकर्मक इस बॉन्ड पर आक्रमण या अटैक तब करेंगे जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व जो होगा वो असंतुलित रूप में होगा। जैसे सपोज करो हमने ए और बी ले लिया। क्या ले लिया? ए और बी ले लिया। इसकी विद्युत ऋणता अलग है, इसकी विद्युत ऋणता अलग है। दोनों की विद्युत ऋणता में अगर अंतर होगा तो जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होगी, सपोज करो इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी या विद्युत ऋणता ज्यादा है, अगर इसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन घनत्व इसकी तरफ क्या होगा? ज्यादा। अगर इलेक्ट्रॉन घनत्व इसकी तरफ ज्यादा होगा तो इस पर एक आंशिक माइनस चार्ज होगा और इस पर आंशिक क्या होगा? एक प्लस चार्ज होगा। और अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक ध्रुवीयता पैदा हो गई और जब यहाँ पर ध्रुवीयता पैदा हो जाएगी तब ये रिएजेंट्स या अभिकर्मक आकर इस बॉन्ड पर क्या कर देंगे? अटैक कर देंगे या आक्रमण कर देंगे और हमारी रिएक्शन प्रारंभ हो जाएगी या स्टार्ट हो जाएगी। तो इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए यही अभिकर्मक या रिएजेंट्स जिम्मेदार होते हैं। तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई कि हम जो अभिकारक ले रहे हैं वो ऐसा लेंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व इम्बैलेंस फॉर्म में हो या असंतुलित रूप में हो और तभी ये अभिकर्मक आकर इस पर अटैक करेंगे। और ये अभिकर्मक क्या है? नाभिक स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही या मुक्त मूलक होगा। क्योंकि मुक्त मूलक आपके यहाँ पर काम नहीं आएगा, आगे हम पढ़ेंगे इसको। अभी सबसे पहले हम नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही की पढ़ेंगे। नाभिक स्नेही आपका इसी हैलोजन व्युत्पन्न में काम आएगा और इलेक्ट्रॉन स्नेही भी हम एरोमेटिक जब पढ़ेंगे, यानी कि इसी चैप्टर में आगे की जब हम रिएक्शंस लेंगे, फ्रेडल क्रॉफ और दूसरी रिएक्शंस जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, वहां पर आपके यही इलेक्ट्रॉन स्नेही काम आएगा। तो अब हम इसमें सबसे पहले नाभिक स्नेही के बारे में देखते हैं और इलेक्ट्रॉन स्नेही के बारे में देखते हैं कि ये क्या होते हैं। ठीक है, किसी
किसी अभिक्रिया में, जैसे कोई भी अभिक्रिया हो रही है तो उसमें नाभिक स्नेही भी अटैक कर सकता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही भी अटैक कर सकता है, तो हम उस अभिक्रिया को नाम क्या देंगे? देखो, जो स्पीसीज या प्रजाति अभिकारक पर सबसे पहले अटैक करेगी, सबसे पहले आक्रमण करेगी, उसी के नाम पर उस अभिक्रिया का नाम पड़ जाएगा। अगर नाभिक स्नेही पहले अटैक करता है तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अगर इलेक्ट्रॉन स्नेही पहले अटैक करेगा तो हम इसे कहेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अगर कोई मुक्त मूलक पहले अटैक करता है तो वो मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। कहने का मतलब वो ये हुआ कि जो सबसे पहले अटैक करेगा, जो सबसे पहले आक्रमण करेगा, वही किलर कहलाएगा और उसी के नाम पर उस अभिक्रिया का नाम पड़ जाएगा या नामकरण हो जाएगा। बाद में चाहे जितने भी अटैक करते रहे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही को देखते हैं कि ये होते क्या है और किस तरह से ये फिर रिएक्शंस को आगे बढ़ाएंगे। देखो, इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही इसे हम E+ से दिखाते हैं। इसका मतलब ये कभी नहीं है कि इसके पास हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की कमी रहेगी। इलेक्ट्रॉन स्नेही का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इसके पास हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की कमी रहेगी। इलेक्ट्रॉन स्नेही का मतलब है इलेक्ट्रॉन को स्नेह करने वाला। हम इस नाम से ही समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन स्नेही का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन को स्नेह करने वाला या इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। ठीक है, तो हम यहां पर लिखते हैं इलेक्ट्रॉन को स्नेह करने वाला, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉन स्नेह कहलाएगा। ठीक है, अब इसमें कुछ ऐसे होते हैं जिनका अष्टक पूर्ण होता है और कुछ ऐसे होते हैं जिनका अष्टक अपूर्ण होता है। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा लिख लें। परिभाषा, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, वो स्पीसीज या प्रजाति जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकती है, ग्रहण कर सकती है। देखो, स्पीसीज मतलब जिसकी भी हम बात कर रहे हैं वो प्रजाति, हिंदी में इसको प्रजाति कह रहे हैं, तो मैं इसको थोड़ा स्पीसीज ही बोलूंगी कि वो स्पीसीज या प्रजाति जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकती है या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकती है, वो क्या कहलाएंगे? इलेक्ट्रॉन स्नेही या इलेक्ट्रोफाइल कहलाएंगे। ठीक है, अब इसमें कुछ ऐसे होते हैं जिनका अष्टक अपूर्ण होता है। अष्टक अपूर्ण होता है। अष्टक का मतलब सारे बच्चे जान रहे होंगे, मैंने पढ़ाया हुआ है। अष्टक का मतलब क्या होता है? अष्टक का मतलब है कि उनके बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर उनके बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्थायी है, और अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो उन 8 इलेक्ट्रॉन्स के लिए या अपने बाहरी कोष में 8 करने के लिए बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो अष्टक अपूर्ण में 3rd A वाले आते हैं। 3rd A में जैसे आपका बोरोन है, बोरोन फैमिली, BCl3 आप इसमें ले सकते हैं, BBr3 ले सकते हैं, Bi3 ले सकते हैं। ये सारे जो है इनके अष्टक अपूर्ण है। देखो, ये बोरोन है, बोरोन के बाहरी कक्षक में क्या है? 3 इलेक्ट्रॉन है, और हमारे पास कितने Cl है? 3। जितना इसके बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन होगा या आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उतने ही बंध बना सकता है। तो इसके अगर आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 बॉन्ड बनाएगा। 3 क्लोरीन आ गई अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर, और इन्होंने इसके साथ क्या कर लिया? बंध बना लिया। लेकिन अभी भी बोरोन के पास क्या हो रहा है? 6 इलेक्ट्रॉन है, अभी भी इसका अष्टक अपूर्ण है, तो इसका एक कक्षक जो होगा, एक ऑर्बिटल जो होगा, वो अभी भी क्या है? खाली है। तो अगर कहीं से इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया तो इस रिक्त कक्षक में वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा और अपना अष्टक पूरा कर लेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है तो ये किसकी तरह बिहेव कर सकता है? इलेक्ट्रॉन स्नेही का काम कर सकता है। तो ये सारे क्या है? इलेक्ट्रॉन स्नेही। AlCl3 ले लो आप, एल्यूमिनियम का क्लोराइड, ये भी क्या है? अष्टक अपूर्ण है। इसके अलावा आप कार्बिन का एग्जाम्पल ले सकते हैं। सॉरी, कार्बिन, कार्बिन CH2
और हम देखते हैं कि इसके पास इस तरह से एक लोन पेयर होता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, पर ये धोखा है। आप इसे देखें खोलकर CH2, और ये अभी भी इस बेचारे के पास क्या है, अष्टक अपूर्ण है। इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। कितना है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यानी कि 6 ही इलेक्ट्रॉन है। इसके पास क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। अष्टक इसका अभी भी अपूर्ण है, तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन आता है तो ये भी इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यानी कि कार्बन भी किसका काम करेगी? इलेक्ट्रॉन स्नेही का काम करेगी। ठीक है। अब कुछ ऐसे भी हैं जिनका अष्टक पूर्ण होता है, जिनका अष्टक पूर्ण है। अष्टक पूर्ण वाले में जैसे मान लो आपने जिंक क्लोराइड लिया, ZnCl2, जिंक का क्लोराइड, या हमने FeCl3 ले लिया, ये आगे काम आएंगे अपन जब एरोमेटिक पढ़ेंगे तो ये हमारे काम आएंगे। इसके अलावा SiCl4, एंटीमनी का क्लोराइड ले लिया, सॉरी सिलिका का क्लोराइड ले लिया, एंटीमनी का भी ले सकते हो, SbCl5, ये सब आप ले सकते हो। हालांकि ये आपके ज्यादा यूज नहीं होगा, बस ये 3 ही आप याद कर सकते हैं कि हम जिंक का क्लोराइड ले लें, FeCl3 जहाँ Fe+3 में है, फेरिक क्लोराइड और सिलिका का क्लोराइड। ठीक है, तो ये वो है जिनका अष्टक पूर्ण है, ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन फिर भी इनके पास रिक्त डी कक्षक खाली पड़े हुए हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा कुछ और बहुबंधित भी स्पीसीज हैं, बहुबंधित स्पीसीज, प्रजातियां। इसमें आपका आता है जैसे CO2 है, C डबल बॉन्ड O CO2, CS2 ले सकते हैं आप, C डबल बॉन्ड S। आगे जब हम चैप्टर्स पढ़ेंगे तो उसमें अपन देखेंगे कि CO2 जो है वो एक इलेक्ट्रॉन स्नेही का काम करता है। अगर कोई भी नाभिक स्नेही या न्यूक्लियोफाइल, नाभिक स्नेही को हम Nu- से दिखाते हैं, न्यूक्लियोफाइल अगर आता है तो देखो कार्बन पर बच्चों आंशिक प्लस चार्ज होगा और ऑक्सीजन पर क्या होगा? आंशिक माइनस। तो यहाँ पर जैसे ही नाभिक स्नेही आकर इस कार्बन पर अटैक करेगा तो ये पाई बॉन्ड को आगे की तरफ खिसका देगा और इसके साथ क्या कर लेगा? बंध बना लेगा। तो ये किसका काम कर रहा है? इलेक्ट्रॉन स्नेही। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो जो इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ग्रहण कर सकता है, वो इलेक्ट्रॉन स्नेही का काम कर सकता है, तो इससे बॉन्ड बना लेगा। इसके अलावा CS2, इसमें इस पर आंशिक प्लस होगा, इस पर आंशिक माइनस होगा। तो जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन आएगा या कोई स्पीसीज आएगी तो वो इस कार्बन पर अटैक करेगी और इस बहुबंध को वो आगे की तरफ खिसका देगा और इसके साथ बंध बना लेगा। इसके अलावा आप RCHO ले सकते हैं, RCHO, RCOR मतलब एल्डिहाइड कीटोन। इसके अलावा SO3, ये सब ले सकते हैं आप। S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, SO3 ले सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही का काम कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स भी हम ले रहे हैं। जैसे आपके पास Cl+ है, Br+ है, I+, NO2+, ये सब आपके आएंगे काम एरोमेटिक में। जैसे Cl+ है तो ये कैटाइन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन स्नेही का काम कर सकता है। ऐसे ही Br+, I+, NO2+, या NO भी ले सकते हैं, NO+ ले लिया, ये भी इलेक्ट्रॉन स्नेही का काम करेगा। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन स्नेही का काम कर सकते हैं। Na+, मैग्नीशियम +2, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही का काम नहीं कर सकते। क्यों? देखो ये फर्स्ट और सेकंड S ब्लॉक से ताल्लुकात रखते हैं। अगर हम 1A की बात करें या 2A की बात करें तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स आते हैं वो सारे के सारे क्या है? धातु है, और धातु का काम होता है इलेक्ट्रॉन देना, लेना नहीं। तो ये कभी भी इलेक्ट्रॉन लेंगे नहीं, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और ये कभी भी इलेक्ट्रॉन स्नेही का काम नहीं करेंगे। तो हमें ध्यान रखना है कि फर्स्ट ए और सेकंड ए जो S ब्लॉक के एलिमेंट्स है
उन पर अगर हम पॉजिटिव चार्ज देखें तो हम ये भ्रमित ना हो कि ये इलेक्ट्रॉन स्नेही का काम कर सकता है। नो, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही का काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये मेटल है, धातु है, इनका काम इलेक्ट्रॉन देना ना कि लेना। आगे बात समझ में? तो ये इलेक्ट्रॉन स्नेही का काम नहीं कर सकते। अगर मान लो कि आपके पास है H3O+, ये भी नहीं कर सकता। अगर आपके पास अमोनियम आयन है NH4+, इनके पास जगह ही नहीं है इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। नाइट्रोजन के पास ये 3 बॉन्ड बनाता है और एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म था, और ये चौथा इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये भी इसने देकर ऐसे हाइड्रोजन के साथ क्या कर लिया, बॉन्ड बना लिया, तभी तो ये अमोनियम आयन बना। तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन घनत्व तो है ही नहीं, और ना इसके पास लेने के लिए रिक्त कक्षक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही का काम नहीं कर सकता। H3O+ भी नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि उसके बाहरी कोश में ऑलरेडी क्या हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और ये सारे के सारे जो है वो सेकंड पीरियड के एलिमेंट है। सेकंड पीरियड के जितने भी तत्व होते हैं वो अपने बाहरी कोश में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकते। मैक्सिमम 8 रख सकते हैं, क्योंकि उनके पास थर्ड सेल स्टार्ट नहीं हुआ है, तो उनके पास रिक्त डी कक्षक भी नहीं है। तो 2p पर आते आते इनकी कहानी क्या हो गई, खत्म हो गई। तो ये अपने बाहरी कोश में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते। तो ये थोड़ा सा हमने इलेक्ट्रॉन स्नेही के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे नाभिक स्नेही के बारे में। तो अगला हेडिंग है नाभिक स्नेही। नाभिक स्नेही, इसे हम Nu- से दिखाते हैं। न्यूक्लियोफाइल, ये हम रिएजेंट्स पढ़ रहे हैं, हम अभिकर्मक पढ़ रहे हैं। वो स्पीसीज जो किसी अभिक्रिया को प्रारंभ करेगी, स्टार्ट करेगी। तो आगे हम जो रिएक्शन पार्ट पढ़ेंगे, एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए, जब हम बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल तो आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोफाइल है क्या चीज। ये अभिकर्मक है जो अभिक्रिया को प्रारंभ करेगा। न्यूक्लियोफाइल, हमारे पास Z- कोई नाभिक स्नेही है और हमने RX एल्काइल हैलाइड लिया। देखो यहाँ पर हम अभी भी बात किए हैं कि अगर हम चाहें कि R ले लें और अभिक्रिया को प्रारंभ कर दे तो ये संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि इस यौगिक में क्या हो रहा है कि इन दोनों तत्वों की विद्युत ऋणता क्या है, समान है। अगर इन दोनों की विद्युत ऋणता समान होगी तो ये यौगिक ध्रुवीय नहीं होगा, अध्रुवीय होगा। और अगर इसमें ध्रुवीयता नहीं है, इलेक्ट्रॉन घनत्व अगर असंतुलित रूप से नहीं है, तो ये न्यूक्लियोफाइल कहां पर आकर अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल या नाभिक स्नेही मतलब न्यूक्लियस लविंग। इसको क्या चाहिए? इसको डेल्टा पॉजिटिव वाला पार्ट चाहिए, डेल प्लस वाला पार्ट चाहिए। अगर इन दोनों की विद्युत ऋणता समान है तो इसमें किसी पर भी डेल प्लस या माइनस नहीं होगा। तो हमें कुछ ऐसा यौगिक लेना पड़ेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व असंतुलित रूप में हो, जैसे कि एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया सबसे बढ़िया होती है, सबसे बेस्ट होती है। क्यों? क्योंकि X का मतलब है FCl-Br-I हेलोजन ग्रुप। तो ये सारे जो हेलोजन ग्रुप्स हैं इनकी विद्युत ऋणता क्या होती है? ज्यादा। ये 17 ग्रुप के तत्व है, 17 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, और ये इलेक्ट्रॉन रिच फैमिली है। कैसी है ये? इलेक्ट्रॉन रिच फैमिली है। ये धीरूभाई अंबानी की टक्कर की है। इनके सबके पास 3-3 इलेक्ट्रॉन पेयर पड़े हुए हैं, तो इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बहुत ही क्या है, ज्यादा है। इस वजह से इन पर क्या होगा, हमेशा एक आंशिक माइनस चार्ज होगा। एक क्या होगा, आंशिक माइनस चार्ज, डेल्टा नेगेटिव, और इस पर क्या होगा, आंशिक प्लस चार्ज। अब इस नाभिक स्नेही का इस पर अटैक या आक्रमण क्या हो गया, आसान हो गया। ये तुरंत देखते ही इस पर क्या कर देगा, अटैक कर देगा, और इस X ग्रुप को यहां से क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा या प्रतिस्थापित कर देगा। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पर एल्काइल हैलाइड्स को सबसे पहले पढ़ेंगे। अभी तो हम चूंकि नाभिक स्नेही देख रहे हैं, हमने Z- कोई नाभिक स्नेही लिया या न्यूक्लियोफाइल लिया और उसकी अभिक्रिया हम किसी भी RX एल्काइल हैलाइड से करवा रहे हैं। जहां इस पर एक आंशिक माइनस होगा, इस पर आंशिक क्या होगा, प्लस होगा। तो ये Z- तुरंत आकर इस पर अटैक कर देगा। नाभिक स्नेही, जिसको नाभिक चाहिए, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, जो आंशिक पॉजिटिव वाले पार्ट पर अटैक करेगा और इस ग्रुप को यहां से क्या कर देगा, प्रतिस्थापित कर देगा या बाहर निकाल देगा, और ये बन जाएगा Zr+X। इस इलेक्ट्रॉन को लेकर बाहर निकल जाएगा। यहां पर जब ये बॉन्ड टूटेगा तो X इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेकर क्या होगा, X- के रूप में बाहर निकल जाएगा। इसको कहते हैं निष्कासी ग्रुप, निष्कासी ग्रुप या लिविंग ग्रुप।
इसको क्या कहते हैं? निष्कासी ग्रुप या लिविंग ग्रुप। और ये हमारा बन गया उत्पाद। ये क्या बन गया? उत्पाद बन गया। ये हमारा नाभिक स्नेही है, यह न्यूक्लियोफाइल है। और ये क्या है? अभिकारक। इसे हम कहते हैं अभिकारक। ये रिएजेंट है, ये अभिकर्मक है नाभिक स्नेही, जो इस आरएक्स पर अटैक करता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो भी नाभिक स्नेही होगा वो अपना इलेक्ट्रॉन देकर इस आर पार्ट पर अटैक कर रहा है। तो नाभिक स्नेही की परिभाषा क्या होगी कि जो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज देकर अभिकारक के कार्बन के साथ, आर पार्ट का मतलब एल्किल ग्रुप, यानी कि उसके कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना ले या सह संयोजक बंध बना ले, वो क्या कहलाएगा? नाभिक स्नेही। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि जो भी स्पीसीज या प्रजाति नाभिक स्नेही का रोल प्ले करेगी, नाभिक स्नेही का काम करेगी, उसके पास इलेक्ट्रॉन घनत्व होना चाहिए। चाहे वो लोन पेयर के रूप में हो, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में हो, चाहे वो किसी आवेश के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, पर उसके पास इलेक्ट्रॉन घनत्व होना चाहिए, क्योंकि वो उसी इलेक्ट्रॉन घनत्व से उस अभिकारक के कार्बन पर अटैक करके उसके साथ क्या कर रहा है? सह संयोजक बंध बना रहा है। तो सह संयोजक बंध कौन से बनाएंगे? सह संयोजक बंध कौन बनाएगा? एस ब्लॉक एलिमेंट वाले क्या करते हैं? आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। और पी ब्लॉक के जो तत्व हैं वो क्या करते हैं? सह संयोजक बंध बनाते हैं। तो एस ब्लॉक वाले तो हम इसमें ले ही नहीं सकते, वो तो न्यूक्लियोफाइल या नाभिक स्नेही का काम कभी कर ही नहीं सकते, और ना वो इलेक्ट्रॉन स्नेही का काम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी टेंडेंसी, वो धातु है, उनकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन देने की, ना कि लेने की। अब जैसे मान लो हम इसकी परिभाषा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन रिच, रिच का मतलब होता है धनी। अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन रिच लिख लेते हैं तो अच्छा है। कुछ ऐसे हैं जिनका इंग्लिश हिंदी थोड़ा सा टिपिकल है। इलेक्ट्रॉन रिच प्रजाति जो अपना इलेक्ट्रॉन देकर अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म लिख लो, अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म या इलेक्ट्रॉन घनत्व देकर अभिकारक के कार्बन के साथ सह संयोजक बंध बना ले, बंध बना ले, उसे नाभिक स्नेही कहते हैं। स्नेही कहते हैं। ये डेफिनेशन आपको बुक में नहीं मिलेगी, पर इस परिभाषा से आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन घनत्व होगा वही नाभिक स्नेही का काम कर पाएगा, और जो अपना इलेक्ट्रॉन देकर इस अभिकारक के कार्बन के साथ क्या करेगा? सह संयोजक बंध बना लेगा, यानी कि उसमें सह संयोजक बंध बनाने की क्षमता भी होनी चाहिए। वही केवल न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से रिएक्शन स्टार्ट होगी। ये जो अभिकर्मक है वो आकर इस पर अटैक करेंगे और इसके साथ उत्पाद बना लेंगे, और जो बाहर का ग्रुप होगा, ये जो लिविंग ग्रुप है या निष्कासी ग्रुप है, वो क्या होगा? यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अब हम देखेंगे कि नाभिक स्नेही कितने प्रकार का होता है। नाभिक स्नेही 2 प्रकार का होता है, एक उदासीन और एक कैसा होता है? एनायनिक टाइप का। ठीक है, तो अगला हम लिखें नाभिक स्नेही के प्रकार। एक है उदासीन। उदासीन का मतलब है जिसमें किसी भी टाइप का कोई चार्ज ना हो, आवेश ना हो, पर उसके पास इलेक्ट्रॉन घनत्व हो। मतलब एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म तो होगा पर कोई आवेश नहीं होगा। जैसे H2 हम ले सकते हैं, जल का अणु, या इसमें NH3 अमोनिया ले सकते हो। इसके पास भी क्या है? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, लेकिन इनके किसी के पास भी एक्स्ट्रा आवेश नहीं है। इसके अलावा आप RSH ले सकते हैं, आप H2S ले सकते हैं, आप फिनोल ले सकते हैं, आप कोई एसिड ले सकते हैं RCOH।
इस टाइप के जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनके पास लोन पेयर है वो सब के सब क्या कर सकते हैं, एक नाभिक स्नेही का काम कर सकते हैं। उदासीन हो गए। इसके अलावा ऋणावेशित, अऋणावेशित, नाभिक स्नेही। ऋणावेशित जो होते हैं, अगर हम इसी में से एक H+ निकाल दें तो क्या होगा, हाइड्रोजन जब जाएगी तो H+ के रूप में जाएगी, अपना इलेक्ट्रॉन यहीं रख जाएगी तो वो बन जाएगा OH-। अब देखो ऑक्सीजन के पास बच्चों लोन पेयर तो है ही है, एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज भी है OH-, NH2-। इसके अलावा हाइड्रोजन निकाल दोगे RS- हो गया, SH- हो गया, ये ले सकते हो। फिनॉक्साइड आयन, बेंजीन रिंग O-, Cl-, Br-, I-, ये सब सारे के सारे जो होंगे वो क्या होंगे, ऋणावेशित होंगे। ठीक है, तो हमने देखा कि नाभिक स्नेही दो प्रकार का होता है, उदासीन और दूसरा क्या होता है, ऋणावेशित। उदासीन वो होते हैं जिनके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म तो होता है बट एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज नहीं होता है, तो इसीलिए ये कहलाते हैं उदासीन। ऋणावेशित जिनके पास लोन पेयर के साथ साथ एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज भी है, जैसे OH-, NH2-, RS-, SS-, और इस तरह से और भी बहुत सारे होंगे, तो उनको हम क्या कहेंगे, ऋणावेशित नाभिक स्नेह। तो हमने छोटी छोटी चीजें देखी कि भी किस तरह से रिएक्शन प्रारंभ होगी, कोई न्यूक्लियोफाइल या नाभिक स्नेही या इलेक्ट्रॉन स्नेही आएगा, वो अभिकारक पर अटैक करेगा और उत्पाद बना देगा, और निष्कासी ग्रुप जो होगा वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो हम प्रतिस्थापन पढ़ रहे थे कि प्रतिस्थापन में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन होता है और मुक्त मूलक होता है। फिर हमने इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही क्या होते हैं वो देखा, अब हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है।